अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट इमरान आबिद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 3 दैट इज़ ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A ग्रुप 3A एंड 4A की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर ग्रुप 3A के अंदर आपके पास आपको पता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम मौजूद है। ठीक है, और ग्रुप 4 आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, आपके पास वो आ जाता है टिन एंड लेड तक। तो ये हमारे पास दो ग्रुप हैं जिनको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले अगर आप देखें ग्रुप 3A के अंदर थोड़ी सी मैं बताता जाऊँ तो इस ग्रुप के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह है कि बोरॉन अकेला जो है वो नॉन मेटल है, बाकी तमाम एलिमेंट्स इस ग्रुप के मेटल हैं। उसकी रीज़न खास क्या बताई गई है कि क्यों एकदम से मेटालिक करेक्टर आया है, इसके पीछे मेन वजह जो है साइज़ है। द अब्रप्ट इंक्रीज़ इन द साइज़, जब आप मूव करते हैं एटॉमिक साइज़, मेटालिक करेक्टर जो है वो बोरॉन से एल्युमिनियम जब जाते हैं तो इंक्रीज साइज़। अब इंक्रीज साइज़ को अगर आप खुद थोड़ा सा नोट कर लें, यहाँ पे मैं आपको साइज़ नोट करवा देता हूँ। एटॉमिक रेडियस के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एटॉमिक रेडियस इनका तमाम का। आप देखें ये आपके पास एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। तो जब आप बोरॉन से एल्युमिनियम पे गए हैं 80 पिकोमीटर से 125 पिकोमीटर, एंड देन एल्युमिनियम से गैलियम जस्ट 1 पिकोमीटर का इजाफा हो रहा है। एल्युमिनियम से गैलियम में जस्ट 1 पिकोमीटर, हालांकि शेल तो दोनों में बोरॉन से एल्युमिनियम पे हैं तो एक शेल का इजाफा हुआ है, एल्युमिनियम से गैलियम पे गए हैं तो एक शेल का इजाफा हुआ है, लेकिन साइज़ बोरॉन से एल्युमिनियम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 45 पिकोमीटर। इवन एल्युमिनियम से थैलियम तक इतना साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ लास्ट एलिमेंट तक। एल्युमिनियम से गैलियम, इंडियम और थैलियम 125 से 148, जस्ट आप देख रहे हैं कि जस्ट 23 पिकोमीटर का इजाफा हुआ है एल्युमिनियम से थैलियम तक। लेकिन बोरॉन से एल्युमिनियम एक बहुत इंक्रीज़ हुआ है साइज़ में। आगे साइज़ क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रहा, क्यों इतना रेगुलर नहीं है जिस तरह हम ऊपर कर रहे हैं? बाज़ औक़ात तो यहाँ तो बुक के अंदर यहाँ तो साफ नज़र आ रहा है कि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे एल्युमिनियम का साइज़ गैलियम से भी बड़ा है। गैलियम का साइज़ डिक्रीज़ हुआ है एल्युमिनियम से, हाँ, लेकिन यहाँ 126 पिकोमीटर शो किया गया। इस डाटा के अकॉर्डिंग तो साइज़ इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है रेगुलर, लेकिन ये इंक्रीज़ एक सीक्वेंस वाइज नहीं है जिस तरह होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ऑलरेडी हम लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो बड़े आगे चले जाते हैं तो हमारे पास डी इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन हैवियर मेंबर पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन एसएनपी। तो ये मेन रीज़न होती है साइज़ के अंदर। अगर आगे चलते हैं अक्रेंस की तरफ, तो अक्रेंस में भी हमने दो चीज़ों को पढ़ना है, बोरॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, दो की है हमने अक्रेंस पढ़नी है। अगर बोरॉन की बात करें तो तीन चीज़ें हैं। बोरेक्स ऑलरेडी मैंने सोडियम में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। सोडियम टेट्राबोरेट, टेट्राबोरिक एसिड का साल्ट है। अगर आप देखें टेट्राबोरिक एसिड होता है H2B4O7, दिस इज़ टेट्राबोरिक एसिड। अगर H2 को उतार के Na2 लगा दें तो ये बोरेक्स बन जाता है, डाटा NH2। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3, चल के आगे देखेंगे 4 एसिड है बोरॉन के, उनमें से एक आर्थोबोरिक एसिड है और एक टेट्राबोरिक एसिड है। तो ये मेन दो हैं, आर्थोबोरिक एसिड और बोरेक्स, ये आपको खास तौर पे याद होना चाहिए। पॉलीमोनाइड है कैल्शियम बोरेट .5H2O। नेक्स्ट अगर देखें एल्युमिनियम के ओर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, एल्युमिनियम के ओर को देख लें। एल्युमिनियम के ओर्स की अगर बात की जाए तो ये दैट आर, अगर सबसे पहले देखें फेल्ड्स्पार है आपके पास, फेल्ड्स्पार का फार्मूला याद कर लेना है। लेकिन अगर आगे चलें तो काओलिन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद बॉक्साइट की इंपॉर्टेंस इसलिए आपसे बताता चलूँ कि जो हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, आप खास तौर पे चैप्टर 2 का हवाला देता चलूँ, हमने पीछे पढ़ा है कि सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके अपने एक और से हेलाइट NaCl, नमक से अलादा किया था ना डाउन सेल के अंदर। तो फिर जो एल्युमिनियम है उसको कहाँ से अलादा किया जाता है? बॉक्साइड से, एल्युमिनियम ऑक्साइड R2H2O। बच्चों को खास तौर पे याद कराने के लिए मैं अक्सर एक आसान सा टिप बता देता होता हूँ। देखें जो इसके ओर्स हैं इनमें जो देखें, सबसे पहले तो मैं याद करवाता हूँ बच्चों को करंडम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जस्ट सिंपल एल्युमिनियम ऑक्साइड को करंडम कहते हैं। फिर इसके साथ एक वाटर लगा दें, एल्युमिनियम ऑक्साइड और 1H2O डायस्पोर। ठीक है, 1H2O लग गया। अगर 2H2 लगा दें एल्युमिनियम ऑक्साइड और 2H2O बॉक्साइड, ठीक है। एंड देन अगर 3H2O लगा दो एल्युमिनियम ऑक्साइड और 3H2O, दैट इज़ गिब्साइट। तो ये चार ओर्स को याद रखना बड़ा आसान है क्योंकि एक्सरसाइज में होता है, तो बच्चों को याद करवाने के लिए मैं तो ये चार बड़े आसानी से, पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखता हूँ, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐड 1H2O, फिर 2H2O, फिर 3H2O।
ये 4 ओर्स लिखे गए हैं, फिर तरतीब से बच्चों को नाम याद करवा दें। तो दैट इज़ करंडम, ये डायस्पोर, बॉक्साइट एंड गिब्साइट, ये सिंपल सा याद हो जाता है। अच्छा, मज़ीद देखें अगर हम तो काउलिन को याद रखना कितना आसान है। इसमें भी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड वाटर अगर आप याद रख लें, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड वाटर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड वाटर अगर आप मिला लें, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, 3 चीज़ों का मिक्सचर ले लें तो ये दिस इज़ काउलिन क्ले है आपके पास। और अगर फेल्ड्स्पार है तो फेल्ड्स्पार को देखें, पोटाशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, 6SiO2, ठीक है। तो ये हमारे पास ओर्स आ गए हैं एल्युमिनियम के। आगे चलते हैं ओर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ टिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरोन। बोरोन किस तरह अलग है, वो मेन बात वही है, मैं पीछे भी हाईलाइट कर देता हूँ। मेन डिसिमिलैरिटी की वजह देखिए, मैंने कहा था ये रेगुलर बिहेवियर है, मतलब अनयूजुअल बिहेवियर नहीं है। जो हमने पीछे लिथियम भी पढ़ा, लिथियम भी अलग कर रहा था, बेरिलियम को पढ़ा, वो भी अपने बाकी मेंबर से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था। इसी तरह बोरोन के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपने ग्रुप से बाकी से अलग है। इसमें देखें तो हमारे पास इसके वैलेंस में ये वाहिद आइटम है, एलिमेंट है जिसके वैलेंस में 4 से कम है, वो नॉन मेटल है, ठीक है। और ये नॉन मेटेलिक अकेला नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे मेटल हैं, ये भी एक अलग बिहेवियर हो गया। और अपने 3 के 3 वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज़ कर लेता है फॉर दिस पर्पस, बॉन्डिंग पर्पस +3। और इसकी जो बॉन्डिंग होती है मोस्टली कोवेलेंट होती है, क्योंकि ये मेटल नहीं है। मेटल के ज़्यादातर बॉन्ड होते हैं वो आयनिक होते हैं, जब नॉन मेटल आ जाए तो वो बॉन्डिंग भी उसकी क्या हो जाती है, कोवेलेंट हो जाती है। बोरोन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, लास्ट पैराग्राफ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये जिसके कुछ खास पॉइंट्स टिकुलर बिहेवियर जो अलग बिहेव कर रहा है, इसके पीछे मेन रीज़न स्मॉल साइज़, ऑलरेडी स्मॉल साइज़ हम पीछे भी कहते रहे हैं, और यहाँ हाई न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। कंपाउंड ऑफ बोरोन की तरफ आ जाएं तो आपके पास 2 मेन कंपाउंड्स हैं। एक तो साल्ट है जो ऑलरेडी हमने 3 पढ़े हैं ना पीछे अकरेंस के अंदर, उनमें से एक देखिए सबसे पहला जो सोडियम टेट्राबोरेट बोरेक्स है उसको स्टडी करना है, और दूसरा हमारे पास बोरिक एसिड होगा, आगे चल के उसको स्टडी करते हैं। तो ये उसने लिखा है साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड है एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बोरेट्स है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पानी के अंदर लो टेम्परेचर पे कम हल होता है लेकिन हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा हल हो जाता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग किससे है, 3 देखें आपने पीछे 3 चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें से 2 चीज़ें आपने देखें, एक तो आपने बोरेक्स पढ़ा है, बोरेक्स पढ़ा, कॉलेमनाइट पढ़ा और आर्थोबोरिक एसिड पढ़ा। अब बोरेक्स को बाकी 2 से हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या आर्थोबोरिक एसिड, देखें आर्थोबोरिक एसिड आपने इसको प्रिपेयर कर दिया। आर्थोबोरिक एसिड एक एसिड है और इसको हम सोडा ऐश, लाइट सोडा ऐश, ये पास्ट पेपर में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइट सोडा ऐश, विच इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइट सोडा ऐश, 2017 के पेपर में मौजूद है। तो सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहा जाता है, सोडा ऐश के साथ रिएक्ट करवाएंगे। देखिए सोडा ऐश क्या है, बेस है, और बोरिक एसिड एसिड है। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं, मैट्रिक लेवल का एक रिएक्शन है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यही हमारी प्रोडक्ट है, साल्ट, सोडियम मेटाबोरेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ है, ये सिंपली हमारे पास आ गया। आजकल जो बोरेक्स को बनाया जाता है कॉलेमनाइट से बनाया जाता है, कॉलेमनाइट को भी सोडा ऐश से ही ट्रीट किया जाएगा, ये याद रखें आप। आर्थोबोरिक एसिड से बना लें या कॉलेमनाइट से बना लें, दोनों को सोडा ऐश से रिएक्ट करवाना है, बेस से रिएक्ट करवाना है। तो आपके पास यहाँ पे बोरेक्स आ जाता है, और साथ ही साथ सोडियम, ये तो सोडियम टेट्राबोरेट है, ये सोडियम मेटाबोरेट, मेटाबोरिक एसिड का साल्ट भी आ जाता है, और मेटाबोरिक एसिड के साल्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो फिर बोरेक्स आ जाता है, मज़ीद बोरेक्स आपके पास आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे देखें दैट इज़ टिंकल इसका नेचुरल अकरिंग है, 10H2O बोरेक्स, जब इसमें से वाटर निकलेगा, और नॉर्मली तो हम बोरेक्स कहते हैं लेकिन नेचुरली अकरिंग बोरेक्स को हम टिंकल कहते हैं, जिसमें 10H2O होता है। इसी को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ मिला के सब्सिक्वेंटली एवेपोरेट करेंगे तो वाटर उड़ जाएगा, पीछे से जस्ट वाइट क्रिस्टल्स जो हैं वो बोरेक्स के अलग हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है बोरेक्स, और स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर है, लो टेम्परेचर पे कम लेकिन हाई टेम्परेचर 100 डिग्री पे पूरे 100 ग्राम तकरीबन हल हो जाते हैं। 10 डिग्री पे जस्ट 3 ग्राम थे, और 100 डिग्री पे 62 से नीचे जो है ये अपना 62 से नीचे ये डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में होते हैं, बिलो 62 जो डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में होते हैं, और 62 से ऊपर ये पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में होते हैं, मतलब 10H2O की फॉर्म में नीचे होंगे 62 डिग्री से ऊपर करेंगे तो ये पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में पाए जाएंगे। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, इसके अगर पानी में इसको डिज़ोल्व किया जाए, चूँकि ये सोडियम मेटाबोरेट है, पानी में हल होगा, तो देखें 2 चीज़ें बना रहा है।
एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड। तो जो बोरेक्स का सोल्यूशन होता है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, बोरेक्स का सोल्यूशन होता है बेसिक, तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, बेसिक सोल्यूशन होता है बोरेक्स का। नेक्स्ट वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बोरेक्स, दैट इज़ इट्स इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द बोरेक्स। बोरेक्स को प्लैटिनम वायर के ऊपर ले के इसको हीट करें तो ये पहले जो है वो लूज़ करेगा वाटर और ये फूल जाएगा वाइट पोरस मैस के अंदर, और फिर एक ग्लासी मैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मैस में, जो अपने अंदर बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड्स को हल कर लेता है एंड और फिर कलर बीड्स देता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर। दिस इज़ द बेस ऑफ योर बोरेक्स बीड टेस्ट, प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी है बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली ये जो बोरिक एनहाइड्राइड होता है B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड होता है B2B डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड O, दिस इज़ बोरिक एनहाइड्राइड। जिस तरह एसिटिक एनहाइड्राइड होता है इसी तरह बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। ये बोरिक एनहाइड्राइड भी बनता है जब इसको हीट किया जाता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप थोड़ा सा नीचे चलें तो बोरेक्स बीड टेस्ट ये मेंशन भी है, ये रहा आपका बोरेक्स बीड टेस्ट। ये वही है, सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। प्लैटिनम वायर के ऊपर रख के उसको हीट करें तो वो आपके पास ग्लासी मैस आएगा, जिसके ऊपर कोई भी जिसका भी आपने सब्सटेंस है उसके थोड़े से ग्रेन रख के उसको हीट करें, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बीम। तो बीड होता है दाना, छोटा सा दाना, वो कलर बीड आ जाएगा। फ्लेम को नहीं देखना आपने, यहाँ पे आपने उस बीड का कलर देखना, वो दाना जो है उसका कलर देखना होता है। अच्छा, आगे देखें केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट में देखें बोरिक एनहाइड्राइड, जब आप इसको हीट करते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, आगे देखें ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका साथ रिएक्ट करके कॉपर बोरेट बना रहा है, जो किस कलर की बीड देता है, बीड्स आर कलर्ड ब्लू, इसके जो दाना होगा वो ब्लू कलर का बन जाएगा, ठीक है, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड ये हमारे पास रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर भी कलर देगा। तो ये हमारे पास बोरेक्स बीड टेस्ट है। अगर नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, बोरेक्स की प्रॉपर्टी को, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे चल के हमने ये देखें। नेक्स्ट इसका जो है एसिड के साथ रिएक्शन, बोरेक्स को एसिड के साथ रिएक्शन कराना है तो बोरेक्स का HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी एक्वा सोल्यूशन उसका ले लें, तो उसके साथ ट्रीट कराएं, तब भी आपके पास बोरिक एसिड आ रहा है H3BO3। और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब भी आपके पास क्या आ रहा है, H3BO3। देखें अभी हमने पीछे ही पेज के ऊपर, आप खुद सोचें थोड़ा सा कि हमने बोरेक्स को किससे बनाया, बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड को बेस सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश से रिएक्ट करवाया, आपके पास बोरेक्स आ गया, ठीक है। ये लास्ट पेज के ऊपर ही हमने पढ़ा है, ये मैं साथ ही मेंशन कर देता हूँ। ये यहाँ पे देखें अगर, तो बोरेक्स आर्थोबोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया तो बोरेक्स आ गया। अब उल्टा काम हो गया जी, अगर हम बोरेक्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है, एसिड HCl, तो हमारे पास वापस आर्थोबोरिक एसिड आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि किस तरह बोरेक्स को बोरिक एसिड और बोरिक एसिड को बोरेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस अगर आप बोरिक एसिड को बेस के साथ और बोरेक्स बन जाएगा, बोरेक्स को वापस एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो वापस आर्थोबोरिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, चाहे वो HCl हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो। अच्छा, इसमें एक इसकी प्रॉपर्टी वाटर के अंदर फिर अगेन आयोनाइजेशन है, लास्ट पे आयोनाइजेशन अगेन वाटर के अंदर, ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनता है, इस वजह से इसका जो सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बोरेक्स बीड टेस्ट भी हो गया। यूजेस आप देख लें बोरेक्स से, कुछ बोरेक्स से यूजेस हैं, वाटर सॉफ्टनिंग में भी यूज़ होता है, वॉशिंग पाउडर्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, वॉशिंग पाउडर हो गया, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर हो गया, इसी तरह मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज़ हो जाता है, कॉस्मेटिक्स, सोप, टेक्सटाइल, पेंट्स, मेडिसन, मैच इंडस्ट्री, तकरीबन बहुत जगह इसके इस्तेमाल आता है। हम इसको यहाँ पॉज करके बोरेट ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए भी जो हीट रेजिस्टेंट है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर आगे देखते हैं, बोरिक एसिड, बोरोन के एसिड, 4 एसिड, आर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड ये रहा H2B4O7, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें 2 H उतार के सोडियम लगा दें तो बोरेक्स बन जाता है Na2B4O7, ठीक है, टेट्राबोरिक एसिड का साल्ट। और इसी से ऊपर HbO2 है, दैट इज़ मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड का साल्ट भी हमने पीछे पढ़ा है, NaBO2। एंड देन लास्ट ऊपर सबसे ऊपर आर्थोबोरिक एसिड, जिसको हमने भी स्टडी करना है। प्रेपरेशन की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हीट का इफेक्ट है कुछ मेटाबोरिक एसिड के ऊपर, डिसोल्यूशन ऑफ वाटर। मेटाबोरिक एसिड में अगर पानी डिज़ोल्व करते हैं तो आर्थोबोरिक एसिड बनता है। आर्थोबोरिक एसिड
अच्छा, टेट्राबोरिक एसिड में भी पानी डाल दें तो आपके पास बोरिक एसिड बन जाता है, और पायरोबोरिक एसिड के अंदर भी वाटर डालें तो आपके पास आर्थोबोरिक एसिड आता है। यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ इनमें से जो आर्थोबोरिक एसिड है वो ही स्टेबल होता है अपने सोल्यूशन की फॉर्म में। तो कहता है द मोस्ट स्टेबल वन इज़ आर्थोबोरिक एसिड बाकियों के अंदर, ठीक है, ये मेन चीज़ है। और अगर देखें जैसे ही हम इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं बाकी तीनों को, द चेंजेस इनटू द आर्थोबोरिक एसिड इन सोल्यूशन, बाकी के तीनों जो है उनको अगर सोल्यूशन में डालें तो वो आर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चीज़ की एग्जांपल ये नीचे दे दी गई है कि इन सब को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया है तो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई है, बोरिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट आर्थोबोरिक एसिड आ गया है। आर्थोबोरिक एसिड एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जिस तरह बोरेक्स की बात की पीछे, अगेन इसी तरह का है। ये भी पानी के अंदर बहुत कम हल होता है कोल्ड स्टेट में, और हॉट स्टेट में थोड़ा सा हल हो जाता है, ज़्यादा 37%, लेकिन इतना ज़्यादा हल नहीं होता जितना बोरेक्स हल हो गया था। इसकी प्रेपरेशन भी बाकी के दो यानी कोलिमेनाइट और बोरेक्स जो इसके ओर्स हमने शुरू में पढ़े हैं ओर्स अकरेंस के अंदर, बोरेक्स से ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप देखें पिछले पेज के ऊपर जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे मैंने कहा था बोरेक्स को सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के साथ ट्रीट कराएं तो आपके पास आर्थोबोरिक एसिड आ जाता है, चाहे HCl से भी ट्रीट करा लें तभी बन जाएगा। दूसरा कोलिमेनाइट है। कोलिमेनाइट को सल्फर डाइऑक्साइड नेचुरली अकरिंग कैल्शियम बोरेट लेना है आपने, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास कराना है तो आपके पास आर्थोबोरिक एसिड आ जाता है। इसमें अगर चलते हैं आगे, इसमें भी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में हीट का इफेक्ट, ये मैं जो समझ रहा था ऊपर ये नीचे लिखा हुआ है हीट का इफेक्ट आर्थोबोरिक एसिड के ऊपर। आर्थोबोरिक एसिड को हीट करते हैं 100 डिग्री तक मेटाबोरिक एसिड आ जाता है, और मज़ीद 140 तक हीट करते हैं तो टेट्राबोरिक एसिड आ जाता है, और अगर मज़ीद रेड हॉट करते हैं तो बोरिक एनहाइड्राइड भी, इसका मैं स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको ड्रा करके दिखा चुका हूँ, दैट इज़ B2O3 आ जाता है बोरिक एनहाइड्राइड। ये हीट का इफेक्ट हो गया। आगे चलें, इट्स अ मोनोबेसिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखें। मोनोबेसिक वो होता है जो एसिड, अब बेसिक वर्ड आप कहेंगे बेस के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं, एसिड के लिए इस्तेमाल होता है। एसिड जो एक H आयोनाइजेबल H रखता है उसे मोनोबेसिक, जो 2 आयोनाइजेबल H रखता है उसे डायबेसिक, और जो 3 आयोनाइजेबल H रखता है उसे ट्राइबेसिक कहते हैं। लाइक अगर आप देखें HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl में 1 आयोनाइजेबल H है तो ये मोनोबेसिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में देखें 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों H तो डायबेसिक है। इसी तरह फास्फोरिक एसिड H3PO4 3 इसके पास हाइड्रोजन है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है तो ट्राइबेसिक है। जबकि हालांकि बोरिक एसिड को अगर देखें H3 है, BO3 है, इसमें भी 3 H हैं लेकिन आयोनाइजेबल सिर्फ 1 है, तो ये मोनोबेसिक एसिड है ना कि ट्राइबेसिक एसिड। तो इट इज़ मेनली मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। आगे चल के देखते हैं वीक एसिड है चाय, इसलिए जो वीक एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ब्लू लिटमस सोल्यूशन के ऊपर इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। इट इज़ पार्शियली न्यूट्रल जी, इसमें बेस ऐड कर दें, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बोरेक्स की प्रेपरेशन में। देखें आर्थोबोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट सोडा एसिड करवाया तो बोरेक्स बन गया। ना सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बल्कि दूसरी कोई बेस भी ले लें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो भी आपके पास बोरेक्स आ जाएगा, ठीक है। वीक एसिड है, इसको स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ टाइट्रेट नहीं किया जा सकता इन अ यूजुअल वे, लेकिन ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में इसको टाइट्रेट किया जा सकता है। बोरिक एसिड के यूजेस हैं स्टिफनिंग ऑफ विक्स, मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है उसकी स्टिफनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, आई वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, बोरिक सोल्यूशन मेडिसिन वगैरह का, डस्टिंग पाउडर, एंटीसेप्टिक है, ये इसके कुछ यूजेस आ गए हैं। बोरेट के जो ग्लेजेस हैं वो मोर फ्यूजिबल होते हैं, हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज़ कम्पेयर टू सिलिकेट ग्लेजेस, ठीक है। ये इसके 3 यूजेस आ गए। रिएक्शन ऑफ एलुमिनियम में आ जाते हैं। एलुमिनियम के रिलेटेड एक क्वेश्चन पास पेपर 2 पेपर्स के अंदर नज़र आता है मोस्टली। एलुमिनियम विच वन ऑफ द मेटल इज़ यूज इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस का जिक्र FSC में नहीं है, मैंने अभी BS की बुक भी ओपन करके देखी थी कि थर्माइट प्रोसेस से रिलेटेड कुछ स्टडी करके मैं इस ताकि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। तो वहाँ पे भी जस्ट यूजेस के अंदर एक लिखा हुआ है कि थर्माइट प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, ये वेल्डिंग में उसको वेल्डिंग के अंदर हेल्प करता है, क्या लें कि वेल्ड करने के दौरान, ठीक है। तो ये जस्ट उसके यूज़ में BS के अंदर एक यूज़ में लिखा है। अदरवाइज़ इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में पहला MCQs है विच वन ऑफ द मेटल इज़ यूज इन थर्माइट प्रोसेस ड्यू टू इस हाई एक्टिविटी, तो वो एलुमिनियम है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एलुमिनियम के जस्ट यहाँ रिएक्शन दिए गए हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसको एक और है, इसकी एक्सट्रैक्शन यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बॉक्साइड से इसको जो है वो अलग किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकली, ठीक है। बॉक्साइड इसका और है एलुमिनियम ऑक्साइड R2H2O,
मैं इसका केमिकल फार्मूला ऑलरेडी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर रिएक्शंस की बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो वैसे तो क्रोयन फ्री है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। उसकी मेन वजह क्या है कि एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की तह चढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एल्युमिनियम को, इसीलिए एल्युमिनियम के जो शीट्स होती हैं दे आर सेड टू बी क्रोयन फ्री एल्युमिनियम, चूँकि वो ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल कंडीशन के ऊपर रिएक्ट करता ही नहीं है। लेकिन अंडर 800 डिग्री तक इसको हीट किया जाए एल्युमिनियम पाउडर को, किसके साथ, तो एयर के अंदर। तो एयर के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो उन दोनों के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम नाइट्राइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और इंटेंस वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है एल्युमिनियम, जिसकी वजह से इसे फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, अगर आप देखें ये एल्युमिनियम का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है, बहुत सिंपल। आगे चलते हैं, चूँकि ये दोनों के साथ एट अ टाइम रिएक्ट कर सकता है तो बहुत सारे मेटल्स के सोल्यूशन में से एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, एल्युमिनियम वैसे तो करोड नहीं होता, लेकिन ये बहुत तेज़ी से करोड होता है अगर साल्ट सोल्यूशन यानी ऐसा पानी जिसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा आलू हुआ हो वो रखेंगे, उसके अंदर ये बड़ी जल्दी से करोड हो जाता है। इसकी क्रोजन बहुत तेज़ी से होती है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इसको मैरीन यूज़ के लिए, यानी जो शिप्स हैं, जो जहाज़ वगैरह, उनका बैरूनी हिस्सा जो कि डायरेक्ट इन कांटेक्ट होता है वाटर के साथ, पानी के साथ, वो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अंदर की चीज़ें वगैरह बनाई जा सकती हैं जो कि ज़रूरी है। अच्छा, रिएक्शन में नॉन मेटल में क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह आते हैं, लेकिन रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन और हाइड्रोजन का दिया गया। क्लोरीन के साथ भी डायरेक्ट रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हीट करके हम उसको बनाते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3। जैसे रिएक्शंस हैं इसके बारे में बताए गए हैं। अगर आप आगे नेक्स्ट देखें, एसिड्स के साथ और अल्कलीस के साथ, 3 एसिड हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl के साथ अगर बात करूँ मैं तो HCl के साथ इसका रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, नॉर्मली जो एसिड का रिएक्शन होता है मेटल के साथ। मेटल लेवल में आपने पढ़ा था कि व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड। वो वही रिएक्शन है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक अलग तरह से बिहेव कर रिएक्ट करेगा। अगर देखें ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है इसका, एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। लेकिन अगर बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, इट इज़ एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मज़ीद रिएक्ट नहीं करता किसी भी कंसनट्रेशन के ऊपर, चाहे नाइट्रिक एसिड बहुत कंसनट्रेटेड ही क्यों ना हो। तो हम इस कहते हैं एल्युमिनियम इज़ रेंडर्ड पैसिव, जो है वो नाइट्रिक एसिड के आगे पैसिव है। अब इसलिए नाइट्रिक एसिड को कंटेनर, एल्युमिनियम के बने हुए कंटेनर में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट ही नहीं करता एल्युमिनियम के साथ। बेस के साथ भी इसका रिएक्शन वही है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। हाइड्रोजन गैस अगर आप देखें ये नीचे बेस NaOH के साथ इसका रिएक्शन है, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्सी बनाया हुआ है इसने, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एंड H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस के अंदर इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आपको घरों में आप देख लें, विंडो फ्रेम्स आपकी बनी हुई हैं, यूटेंसिल्स बने हुए हैं, एल्युमिनियम फॉयल आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके चूँकि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हालांकि डेंसिटी लोहे के मुकाबले में देखें, जो डेंसिटी एल्युमिनियम की है ना, एल्युमिनियम की डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो आयरन की डेंसिटी है वो 7.86, 786। अक्सर बच्चों को मैं याद रखने के लिए बताता हूँ, बिस्मिल्लाह याद रख लें, 786 लोहे की डेंसिटी है, बीच में पॉइंट डाल दें 7.86। तो इन दोनों की डेंसिटी को अगर कंपेयर करें तो आयरन 3 गुना भारी है एल्युमिनियम से, लेकिन स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? एल्युमिनियम की, ठीक है। ये पहले ही पॉइंट के अंदर उसकी डेंसिटी का जिक्र किया गया, वेरी लाइट है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसलिए जो बहुत भारी चीज़ें, जैसे देखें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल है, एयरक्राफ्ट, शिप्स वगैरह बनाने में और कार्स। शिप्स की बात अब माइंड में आएगी, यार ये तो हमने पीछे पढ़ा है, कोरियन हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि शिप्स के बाहर वाले पार्ट्स, अंदर वाले पार्ट्स भी जो कि डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट वाटर के साथ नहीं होता जिनका, वो वाले पार्ट्स की बात की जा रही है। एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हीट, तो इसलिए हीट एक्सचेंजर के तौर पे इस्तेमाल होता है। और चूँकि ये गुड रेडिएंट है, एनर्जी को रेडिएंट रिफ्लेक्ट कर देता है वापस, इंसुलेट करने के लिए बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। इसीलिए मिल्क और पेट्रोल वाले जो कंटेनर होते हैं, यहाँ पे भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और
जो ऊपर भी हमने पढ़ा बिल्डिंग को इंसुलेट करने के लिए भी। तो इसी तरह जो दूध रखने वाले कंटेनर हैं या पेट्रोल रखने वाले कंटेनर हैं, क्योंकि दूध को भी टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा मिला तो उसने ख़राब हो जाना है, और पेट्रोल को भी अगर आप ज़्यादा हीट करते हैं तो वो वेपोरेट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो जो कंटेनर है वो फट भी सकता है उसके प्रेशर से। तो इसलिए फिर कंटेनर ऐसे बनाए जाते हैं जिसके अंदर हीट जा ना सके और ना दूध गर्म हो सके, ना ही आपके पास जो नेक्स्ट पेट्रोल है उसको गर्म किया जाए। इसके अलावा कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, कॉपर, जिंक वगैरह के साथ इसके अलॉयज़ भी बनते हैं। बाकी फूड कंटेनर जो होते हैं जिनको ड्यूरिंग इक्विपमेंट्स उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो इसके बहुत सारे और भी आगे यूजेस आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे पॉज करके। तो ये रहा हमारा ग्रुप 3A। ग्रुप 4A को मैं आज ही इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स को। ग्रुप 3A एलिमेंट्स यहीं रखते हैं। शुक्रिया।